हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था जो अपना न्यूमेरिकल्स थे, शायद से हम लोग ने कॉम्पोजिशन ऑफ एसएचएम डिस्कस किया था। और हाँ, कॉम्पोजिशन ऑफ एसएचएम डिस्कस किया था और रेफरेंस सर्कल मेथड डिस्कस किया था बराबर। तो ये लेक्चर, ये पार्ट हो चुका है हमारा कॉम्पोजिशन ऑफ एसएचएम और रेफरेंस सर्कल मेथड। तो कॉम्पोजिशन ऑफ एसएचएम में अपन ने वो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला दिखा था और बाद में डेल्टा का जो टाइम इनवर्स वाला फॉर्मूला वो वाला निकाला था। और एक चीज़ बताऊंगा कि हाँ, सॉरी, लास्ट लेक्चर में हम लोग का पेंडुलम हुआ है, पेंडुलम का बात हुआ था अपना। उसके पहले लेक्चर का जो था वो कॉम्पोजिशन ऑफ एसएचएम था। तो लास्ट लेक्चर में अपना सिंपल पेंडुलम वाला पार्ट हो चुका था। तो सिंपल पेंडुलम में हम लोगों ने टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकाला, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला निकाला। बाद में हम लोगों ने सेकेंड्स पेंडुलम का केस देखा कि सेकेंड्स पेंडुलम में केस क्या होती है, उसके बारे में उन्होंने स्टडी किया। अभी उसके बाद हम लोगों ने 3 या 4 न्यूमेरिकल्स देखे थे जो कि जो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम के ऊपर डिपेंड थे। आज का टारगेट क्या रहेगा? आज का टारगेट रहेगा कि हम लोग एंगुलर एसएचएम क्या है वो पढ़ेंगे। अब तक हम लोगों ने पढ़ा था लीनियर एसएचएम, अभी इसके आगे हम लोगों को पढ़ना है एंगुलर एसएचएम। तो एंगुलर एसएचएम क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। एंगुलर मतलब आपको सीन थोड़ा बहुत पता चल गया रहेगा कि कैसे कैसे चीज़ें रिप्लेस होगी। जैसे कि जो डिस्प्लेसमेंट था वो यहाँ पे आएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जो वहाँ पे मास था एसएचएम में, वो यहाँ पे आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो हम लोगों ने रोटेशनल डायनेमिक्स में पढ़ चुके हैं। तो रोटेशनल डायनेमिक्स वाला ही पार्ट है थोड़ा बहुत, बट थोड़े बहुत छोटे मोटे चेंजेस हो गए। जहाँ पे के था, जहाँ पे हम लोग बोलते थे फोर्स कांस्टेंट था, वैसे ही टॉर्क कांस्टेंट या फिर फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट था, तो यहाँ पे आएगा टॉर्क पर यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। वहाँ पे लीनियर एसएचएम में हम लोग उसको डिनोट किए थे के से, वैसे ही यहाँ पे उसका नाम रहेगा सी। समझ में आ रहा है? तो सुने एक चीज़, फोर्स कांस्टेंट जैसे था वैसे ही इसको बोलते हैं टॉर्शनल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? टॉर्शनल। या फिर वहाँ पे था स्टीफनेस, क्या बोलते हैं इसको? स्टीफनेस। के का मतलब होता है स्टीफनेस भी बोलते कभी भी। तो यहाँ पे उसका नाम रहेगा टॉर्शनल स्टीफनेस। जो वहाँ पे के काम कर रहा था वो यहाँ पे सी काम करेगा। सी। जो वहाँ पे के का फॉर्मूला था एफ इक्वल टू माइनस के एक्स, तो के का फॉर्मूला था एफ अपॉन एक्स। तो यहाँ पे टॉर्क का फॉर्मूला रहेगा माइनस सी टीटा, जहाँ पे टॉर्क सी रहेगा टॉर्क अपॉन टीटा। देखते हैं हम लोग क्या क्या करने वाले, वो देख लेते पूरा पार्ट। ध्यान दो अभी यहाँ पे। सपोज मैं एक नॉर्मल सा एक बॉडी कंसिडर कर रहा हूँ, जहाँ पे सबसे पहले हम लोग एक रिजिड रिजिड सपोर्ट रहेगा। रिजिड सपोर्ट को एक स्ट्रिंग से अटैच किया है। ऐसी स्ट्रिंग होनी चाहिए जो इनएक्सटेंसिबल होनी चाहिए, और उसके बाद नीचे अटैच किया गया है एक डिस्क। को अटैच किया है। अभी हम लोग क्या अप्लाई करेंगे? में हम लोगों को ना इसको एसएचएम कराना है। इसको एसएचएम मतलब क्या? ये एसएचएम ऐसे नहीं करना चाहिए, मतलब ये ऑसिलेशन जैसा वाला पार्ट वाला नहीं है। हम लोग क्या करने वाले में, यहाँ पे और यहाँ पे ऐसे फोर्स अप्लाई करके इसको डिस्क को ऐसे घुमाएंगे। जैसे ही डिस्क को घुमाएंगे तो ये स्ट्रिंग अटैच होने की वजह से, जो अगर हम लोग फोर्स ऐसे अप्लाई कर रहे हैं तो टॉर्क भी ये डायरेक्शन में रहेगा। तो टॉर्क जिस डायरेक्शन में रहेगा उस डायरेक्शन में, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मेरा बॉडी घूमेगा। मतलब सपोज मैं डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में दे रहा हूँ, तो रिस्टोरिंग टॉर्क मतलब बॉडी को क्या करेगा? रिस्टोर करेगा, वो पीछे के डायरेक्शन में रहेगा। मतलब अगर मेरा ये डिस्क रहेगा, सपोज ये मेरा डिस्क है, सपोज एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, ये मेरा डिस्क है और मैं यहाँ पे और यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करूंगा तो आता है टॉर्क। टॉर्क करता है रोटेशनल मोशन को चालू करता है। तो टॉर्क रोटेशनल मोशन को चालू करेगा, तो मैं ऐसे फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ और छोड़ दिया, सपोज ये ऐसे लाके घुमा के छोड़ दिया, तो रिस्टोरिंग टॉर्क क्या करेगा? इस बॉडी को वापस लाएगा ऐसे। बट इनर्शिया के वजह से बॉडी के पास यहाँ पे क्या है? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। अपने एसएचएम में क्या था? इनर्शिया मतलब मास था। मास के वजह से पार्टिकल एसएचएम कर रहा था, वैसे ही यहाँ पे आके रुकना चाहिए था, बट रुका नहीं। कहाँ पे गया? आगे गया। समझ? तो ये ऐसे ऑसिलेट करेगा। क्लियर है? कंसीडर करो इसको डिस्क को, ये डिस्क रहेगा। अगर सपोज ये डिस्क है और यहाँ से मैं अगर फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ और इसको डिस्प्लेस कर रहा हूँ और जैसे ही छोड़ दिया, रिस्टोरिंग टॉर्क ऐसे करेगा। देखो हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग एसएचएम में क्या कर रहे थे, बीच में मीन पोजीशन था, पार्टिकल को हम लोग ने खींचा छोड़ा। जैसे खींचा राइट एक्सट्रीम की तरफ, रिस्टोरिंग फोर्स कहाँ पे एक्ट कर रहा था? टुवर्ड्स दी मीन पोजीशन। वैसे ही इस केस में भी रिस्टोरिंग टॉर्क कहाँ पे अप्लाई करेगा? टुवर्ड्स दी मीन पोजीशन। मतलब सपोज मैं इसको घुमा रहा हूँ ऐसे, इस डायरेक्शन में घुमा रहा हूँ सपोज स्टार्टिंग में, तो घुमाने के बाद
बॉडी वापस अपने जगह पे आएगा, बॉडी वापस अपने जगह पे आएगा ऐसे। ये जो रहेगा, ये पहले हम लोग इनिशियल डिस्प्लेसमेंट दे रहे जहाँ पे हम लोग टॉर्क ही अप्लाई करने वाले, बट ऑब्वियसली तो ये जो रहेगा वो रहेगा रिस्टोरिंग टॉर्क। क्लियर है, ये जो रहेगा वो रिस्टोरिंग टॉर्क रहेगा। मुझे बताओ हम लोग ने क्या बात किया था, जैसे हम लोगों ने लीनियर एसएचएम में बात किया था, मैं यहाँ पे लीनियर एसएचएम लिखता हूँ और यहाँ पे मैं एंगुलर एसएचएम की बात करूंगा। तो लीनियर एसएचएम फोर्स वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड एक्ट्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। वैसे यहाँ पे टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड एक्ट्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। क्लियर है क्या? उसके बाद हम लोग जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते तो यहाँ पे आते एफ बार इक्वल्स टू, बोलो, माइनस के एक्स बार। यहाँ पे आएगा टॉर्क इक्वल्स टू माइनस सी टीटा बार। यहाँ पे के जो रहेगा उसको बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? स्प्रिंग कांस्टेंट। यहाँ पे जो सी रहेगा उसको बोलते हैं टॉर्शनल कांस्टेंट, या फिर यहाँ पे जो रहता है के उसको बोलते हैं फोर्स, बोलते स्टिफनेस, बोलते इसको बोलते स्टिफनेस। यहाँ पे जो रहेगा उसको बोलते टॉर्शनल स्टिफनेस। ये आपको यहाँ पे सिलेबस में नहीं, यहाँ पे सिलेबस में इसका नाम क्या बनना है, इसको बोलते हैं फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, तो इसको बोलेंगे टॉर्क पर यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इतना नाम है। बट अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अगर आप आगे जाते हो तो सी का नाम होता है टॉर्शनल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको? टॉर्शनल कांस्टेंट, या फिर टॉर्शनल स्टिफनेस। क्या बोलते हैं? टॉर्शनल। तो टॉर्शनल स्टिफनेस, टॉर्शनल कांस्टेंट, टॉर्क पर यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सबका मतलब क्या होता है? सी ही होता है, सबका मतलब सी ही होगा। आगे अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे फोर्स का फॉर्मूला बनता है मास इंटू एक्सीलरेशन इक्वल टू माइनस के एक्स बार, बराबर है। तो यहाँ पे वो फॉर्मूला क्या बनेगा? यहाँ पे बनेगा टॉर्क का फॉर्मूला होता है मास के बदले आएगा आई, एक्सीलरेशन के बदले आएगा अल्फा इक्वल टू माइनस सी टीटा। क्लियर है? अभी मुझे बताओ ये लिखने के बाद, ये लिखने के बाद सपोज मैं इसको इस तरीके से लिखता हूँ कि मास इंटू एक्सेलेरेशन को लिखता हूँ डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस के एक्स बार, बराबर है। तो ये आएगा डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस के बाय एम एक्स बार। तो ये आता है डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर प्लस के बाय एम एक्स बार इक्वल टू जीरो। याद है कुछ ये? इसको बोलते थे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। क्या बोलते थे इसको? डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। अभी मुझे बताओ इधर क्या आएगा? यहाँ पे आएगा एम इंटू अल्फा के जगह पे आएगा डी स्क्वायर, एक्स के बदले आएगा टीटा अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस सी टीटा, बराबर है। सॉरी एम के बदले सॉरी आएगा यहाँ पे, आई यहाँ पे जाएगा, सेम यहाँ पे जो कर रहे हैं वही करेंगे यहाँ पे। तो आएगा डी स्क्वायर टीटा अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस सी अपॉन आई इंटू टीटा। क्लियर है? अगर यह यहाँ पे आएगा तो डी स्क्वायर टीटा अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस सी आई इंटू टीटा इक्वल टू जीरो। ये क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एंगुलर एसएचएम। ये क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ व्हाट? डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम। क्लियर है? पक्का? अभी मुझे बताओ सपोज इसको बोलते अल्फा, बराबर है, इसको बोलते अल्फा। ए माइनस सी, जो सी वाला पार्ट है वो क्या है? टॉर्शनल स्टिफनेस, तो वो कांस्टेंट रहेगा। आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर अ पर्टिकुलर बॉडी इज ऑलवेज कांस्टेंट। ये डिस्क है तो डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा? एम आर स्क्वायर बाई टू। अपन ने किया है ये, कहाँ पे किया है? ये किया है हम लोग ने रोटेशनल डायनामिक्स में। तो अगर ये कांस्टेंट रहेगा तो कांस्टेंट हट जाएगा तो आएगा प्रोपोर्शनलिटी साइन। तो यहाँ पे मैं अल्फा ऐसे लिखता हूँ, एक सेकेंड, अल्फा अगर मैं ऐसे लिखता हूँ तो प्रोपोर्शनल टू माइनस टीटा बार। क्लियर है क्या? अभी मुझे बताओ यहाँ पे क्या था? यहाँ पे एक्सीलरेशन वाज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स बार। क्लियर है क्या? तो हम लोगों ने कुछ बोला था लीनियर एसएचएम इज डिफाइंड एज एन ऑसिलेटिंग मोशन ऑफ अ बॉडी इन विच फोर्स, यहाँ पे टॉर्क है तो यहाँ पे क्या रहेगा? फोर्स of angular acceleration is directly proportional to the displacement and acts in the opposite direction. Similarly यहाँ पे क्या रहेगा? लीनियर एसएचएम के बदले यहाँ पे क्या आएगा? एंगुलर एसएचएम। तो बोलो एंगुलर एसएचएम इज डिफाइंड एज एन ऑसिलेटरी मोशन ऑफ बॉडी इन विच, यहाँ पे क्या था? टॉर्क ऑफ एन एंगुलर एक्सिलरेशन, torque of an या फिर torque for angular acceleration is directly proportional to angular displacement and the direction of angular acceleration is opposite to that of the angular displacement. सेम चीज कर रहा हूं मैंने वहां पे किया था जो था
लीनियर एसएचएम के केस में, यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले किसके केस में, एंगुलर एसएचएम के केस में। तो मुझे बताओ, अगर मैं इन शॉर्ट अगर फॉर्मूला ऐसे लिखता हूँ, तो मुझे बताओ टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या मिलेगा। अगर मैं टाइम पीरियड के टर्म्स में लिखता हूँ तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या मिलेगा, टी इक्वल्स टू, बोलो, 2 पाई अपॉन ओमेगा, बराबर है। ये ओमेगा का मतलब क्या होता है रे, ओमेगा हम लोगों ने देखा था कि ओमेगा का जो पार्ट रहता है, अगर मैं ओमेगा के टर्म्स में बात करूंगा तो वो आता है अंडर रूट ऑफ एक्सिलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। याद है क्या, मैंने अपन ने इसमें किया था, सिंपल पेंडुलम में किया था, एक्सिलरेशन अपॉन डिस्प्लेसमेंट ये आया था। तो मुझे बताओ इस केस में ओमेगा क्या रहेगा, ए के बदले आएगा अल्फा, एक्स के बदले आएगा टीटा। समझ में आ रहा है। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या आएगा, 2 पाई अंडर रूट ऑफ अल्फा अपॉन टीटा। क्लियर है क्या, पक्का समझ में आ रहा है। मैं बताता हूँ, थोड़ा सा बीच में हो गया, मैं बताता हूँ, मैं आपको बराबर से बताऊंगा। पहले डायग्राम ड्रॉ करो, डायग्राम ड्रॉ करो, लिखो, a disk of mass capital M and radius R, a disk of mass capital M and radius R is placed, is attached to a string, is attached to a string whose another end is attached to a rigid support, whose another end is attached to a rigid support। आपको ये लिखना नहीं, ये हो चुका है अपना, ये सब कुछ हो चुका है। यहाँ पे हम लोग एंगुलर का बात करें तो इसका ही बात करेंगे। is attached to a rigid support, लिखा। Now a certain angular displacement is given to a ring नहीं, disk, a certain angular displacement is given to a disk which will cause which will cause which will cause an restoring torque to apply in the opposite direction, which will cause an restoring torque to apply in the opposite direction. For example, if we give angular displacement in clockwise direction, for example, if we give angular displacement in clockwise direction, then the restoring torque will apply in anti clockwise direction। अगर displacement इधर रहेगा तो restoring torque उसके opposite direction में रहेगा, then the restoring torque will apply in the opposite direction। due to moment of inertia due to moment of inertia of a disk due to moment of inertia of a disk, the body will not comes the body will not come to rest, and it will perform and it will perform angular vibration or angular SHM, angular vibration or angular SHM। let 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 C be the torsional stiffness or torsional stiffness or torque per unit angular displacement और टॉर्क पर यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। हो गया, आगे लिखो। as we know that the restoring torque is acting in the opposite direction of displacement, angular displacement, restoring torque is acting in the opposite direction of angular displacement, therefore tau, ये लिखो, tau is directly proportional to minus theta bar, tau is directly proportional to माइनस कहाँ से समझा ना, रिस्टोरिंग फोर्स, रिस्टोरिंग टॉर्क यहाँ पे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे, इधर जो हो रहा था उसका ऑपोजिट यहाँ पे हो रहा है। टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा बार। ओके, लिखो आगे, टाउ बार इक्वल टू माइनस सी थीटा बार, वेर सी इज कॉल्ड एज, लिखा अपन ने, वापिस एक बार लिखो, वेर सी इज कॉल्ड एज क्या, टॉर्शनल स्टिफनेस और टॉर्क पर यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। टॉर्क डिस्प्लेसमेंट को नीचे लेके आया तो टॉर्क पर यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। as we know that tau bar equals to I into alpha, as we know that tau bar equals to I into alpha, therefore I into alpha equals to minus c theta bar, I into alpha equals to minus c theta bar। लिखा, ओके लिखो, as alpha equals to लिखता है, देखो यहाँ पे अल्फा इक्वल्स टू डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर, एज अल्फा इक्वल्स टू डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर। देयरफॉर ये पूरा कॉपी कर लो, ये पूरा कॉपी कर लो, यहाँ पे आ जाओ, ये पूरा कॉपी कर लो, यहाँ पे आ जाओ, ये वाला लाइन पे लिख लिया। लिखो आगे, दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर एंगुलर एसएचएम, दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर एंगुलर एसएचएम। लिखा, इसको इक्वेशन
1 दे दो, इसको इक्वेशन 2 दे दो। लिखा फ्रॉम इक्वेशन वन डी स्क्वायर डीटा अपॉन डी टी स्क्वायर, लिखा अपन ने, सॉरी वो मत लिखो। फ्रॉम इक्वेशन वन if we consider C and I are constant, from equation 1 if we consider C and I are constant, then alpha is directly proportional to minus theta bar. Alpha bar is directly proportional to minus theta bar. ओके ये हमारा एस एच एम का कंडीशन पे लाता है, क्योंकि यहाँ पे भी था देखो ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स बार था, वहाँ पे ए के जगह पे अल्फा या एक्स के बदले आ गया टीटा। क्लियर है क्या? अभी देखते हैं इसका डेफिनेशन देखते हैं। तो लिखो एंगुलर एस एच एम इज डिफाइंड एज ऑसिलेटरी मोशन। Angular SHM is defined as oscillatory motion of a body in which the torque for angular acceleration is directly proportional to angular displacement, and its direction is opposite to that of angular displacement. क्लियर है? मैं वापस एक बार रिपीट करता हूँ। एंगुलर एसएचएम इज डिफाइंड एज ऑसिलेटरी मोशन ऑफ अ बॉडी इन विच टॉर्क फॉर एंगुलर एक्सेलरेशन is directly proportional to angular displacement and its direction is opposite to that of angular displacement. क्लियर है? इसका डायरेक्शन ऑपोजिट होना चाहिए। सबको क्लियर है? बाद में ये पूरा कॉपी कर लो, यहाँ तक, और बाद में लिखना है आपको। लिखो t इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन अंडर रूट में लिखो t इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन अंडर रूट में लिखो अल्फा की जगह पे क्या आएगा? एंगुलर एक्सेलरेशन। थीटा की जगह पे क्या आएगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ऐसे कुछ फॉर्मूला लिखना है, मिलेगा देखो t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन अपॉन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? पक्का? छापो, एज इट इज कॉपी करना है आपको। नेक्स्ट वाले पार्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट वाला पार्ट मतलब क्या रहेगा? बार मैग्नेट प्लेस इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। वो वाला पार्ट देखते हैं आगे। ओके, बार मैग्नेट प्लेस इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ओके, हम लोग ने एक बार ध्यान में हम लोग ने देखा था कि अगर मैग्नेटिक फील्ड अगर हम लोग बार मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई होता है, और ये वाला पार्ट अपना हो चुका है। तो हम लोग जो 11th में पार्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो मैं अगर बार मैग्नेट को एक मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूँ तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और फोर्स गिव अरेज करेगा टॉर्क को। अभी मुझे बताओ, सपोज मैं मैग्नेट को रखता हूँ ऐसे कुछ, और ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड है। एक मिनट, थोड़ा टेढ़ा हो गया। और यहाँ पे मेरा मैग्नेट है। ओके, सबसे पहले मैग्नेट यहाँ पे था, ऐसे मैग्नेट था। तो कुछ हम लोग उसको दे रहे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। अभी मुझे बताओ, ओके उन लोग ने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये वाला बोला है, सॉरी टेक्स्ट बुक में उन्होंने ये वाला बोला है। मतलब पहले बार मैग्नेट ऐसे था, अलाइन था मैग्नेटिक फील्ड पे, ये नॉर्थ पोल रहेगा तो ये क्या रहेगा? साउथ पोल। पहले बार मैग्नेट ऐसे अलाइन था, हम लोग ने उसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया। पहले मैग्नेट ऐसे था, देखो ऐसे। क्लियर है? उसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया। अभी जैसे उसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया, यहाँ पे फोर्स अप्लाई होगा, नॉर्थ पोल पे फोर्स होता है, नॉर्थ पोल पे फोर्स होगा, वो इन डायरेक्शन में रहेगा, और उसका फॉर्मूला रहेगा m इंटू बी, जहाँ पे m क्या रहेगा? पोल स्ट्रेंथ, और b जो रहेगा हम लोग का वो रहेगा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। क्या रहेगा? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। और साउथ पोल पे जो फोर्स अप्लाई होगा वो ऑपोजिट डायरेक्शन में रहेगा, यहाँ पे f इक्वल टू m इंटू बी।
ओके, ये जो डिस्टेंस बिटवीन नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मैग्नेटिक लेंथ, 12। अभी मुझे बताओ, सपोज दो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस एक्ट होते हैं सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, तो वहां पे आता है टॉर्क। वहां पे क्या आता है? टॉर्क। तो हम लोग टॉर्क का फॉर्मूला भी देखने वाले। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, उसके ऊपर जाएंगे हम लोग। तो उसके पहले, सबसे पहले मुझे बताओ कि सपोज हम लोग कंपेयर करते हैं, ये सब चीज़ों को कंपेयर करेंगे। अगर टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बराबर, टॉर्क का फॉर्मूला है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करता हूँ टॉर्क के केस में, तो मुझे बताओ, ये हो गया फोर्स, और ये दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो रहेगा वो रहेगा ये, इसको बोलूंगा डी। एक सेकेंड में मार्कर देता हूँ ब्लू वाला। टेक्स्ट बुक के नोटेशन थोड़े अलग हो सकते हैं। टेक्स्ट बुक में एक्सप्लेनेशन पहली बात तो दिया ही नहीं उन्होंने। मैं एक्सप्लेनेशन क्यों कर रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से फॉर्मूला है। तो यहाँ पे ये वाला जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसको ब्लू मार्कर से मैं हाईलाइट करता हूँ। ये वाला जो डिस्टेंस है ये हो गया डी, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस। अभी मुझे बताओ ये एंगल कितना रहेगा? टीटा। ओके, परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी है, ये 2l है, तो मुझे बताओ साइन टीटा क्या बनेगा? साइन टीटा बनेगा ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, बराबर है। तो डी का फॉर्मूला क्या रहेगा? 2l इंटू साइन टीटा, बराबर है। ए मुझे बताओ, टॉर्क का फॉर्मूला जो था, टॉर्क का फॉर्मूला था फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब ये फॉर्मूला था फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? डी, बराबर है। अभी डी के बदले क्या पुट करूंगा? 2l इंटू साइन टीटा, तो आएगा टॉर्क का फॉर्मूला। बोलो, एफ का फॉर्मूला है एम इंटू बी, और टॉर्क का फॉर्मूला है 2l इंटू साइन टीटा, बराबर है। एक चीज़ मुझे बताओ, हम लोग लिखते m इंटू 2l, इसको लिखते म्यू, और जो म्यू होता है उसको बोलते हैं मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। याद है क्या? 11th में हो चुका है ये m इंटू 2l। ये नोटेशन थोड़ा चेंज हो सकता है 11th के और 12th के टेक्स्ट बुक में, बट m इंटू 2l क्या रहेगा? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। अगर ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट रहेगा तो इसको, पूरे चीज़ को रिप्लेस करूंगा टाउ को, क्या आएगा? बोलो, टाउ रिप्लेस होगा, बोलो म्यू इंटू बी इंटू साइन टीटा, म्यू इंटू बी इंटू साइन टीटा। अगर मैं इसको के इस केस को डिस्कस करूंगा तो ये ऐसे भी लिखता हूँ, अगर अगर वेक्टर के फॉर्म में लिखता हूँ, अगर मैं इसको वेक्टर के फॉर्मेट में लिखता हूँ तो ये टाउ बार इक्वल टू म्यू बार क्रॉस बी बार हो सकता है। क्लियर है क्या? टाउ बार इक्वल टू म्यू बार क्रॉस बी बार हो सकता है, बट हम लोग को उसकी ज़रूरत नहीं है। हम लोग को क्या ज़रूरत है? हम लोग को निकालना है टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। यहाँ तक सबको समझ में आया? इसके बाद टाइम पीरियड पे जाते हैं। यहाँ तक सबको समझ में आया? मैं ऑफिस में डिस्कस करता हूँ। हम लोगों ने क्या किया, मैग्नेट को ऐसे ही पैरेलली रखा था, किसमें? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जिसका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है बी, और जो मैग्नेट है उसका पोल स्ट्रेंथ है एम। अभी क्या किया मैंने, इसको ऐसे जैसे डिफ्लेक्ट किया तो उसके ऊपर क्या एक्ट हुआ? मैग्नेटिक फील्ड क्या बोलता है? तू अपने वापिस अपनी जगह पे अलाइन हो जा, मैग्नेट को बोलता है। तो नॉर्थ पोल पे एक फोर्स आएगा, साउथ पोल पे एक फोर्स आएगा। नॉर्थ पोल पे जो फोर्स आएगा वो किसके साथ रहेगा पैरेलल? मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल में रहेगा, और ये ऑपोजिट में रहेगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड इधर है और ये उसके ऑपोजिट में, और फोर्स का फॉर्मूला है एम इंटू बी। यहाँ तक क्लियर है? अभी दो फोर्स अप्लाई हो रहा है सेपरेटेड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी, तो वहां पे आएगा टॉर्क। फोर्स का फॉर्मूला एम इंटू बी लिख दिया हम लोग ने, और मैग्नेटिक लेंथ कितना है? 12। अभी मुझे बताओ टॉर्क का फॉर्मूला क्या रहेगा? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? डी, एफ इंटू डी लिखा। बट साइन डीटा का फॉर्मूला क्या है? ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, डी अपॉन 12। तो डी का फॉर्मूला आ गया 12 इंटू साइन डीटा, बराबर है। तो यहाँ पे पुट कर दिया मैंने डी की जगह पे 12 साइन डीटा, एफ की जगह पे एम इंटू बी। तो फॉर्मूला क्या बन गया? टाउ इक्वल टू एम इंटू बी इंटू 12 इंटू साइन डीटा। बट ये एम और ये 12, ये दोनों को साथ में किया तो आ गया क्या? मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। अगर मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट को मैंने लिखा तो टाउ इक्वल टू बन गया म्यू बी साइन थीटा। क्लियर है क्या? अगर टीटा स्मॉल रहेगा, टीटा स्मॉल रहेगा तो साइन टीटा इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू टीटा। कहाँ पे किया है अपन ने? ये किया सिंपल पेंडुलम में। कोनिकल पेंडुलम में हम लोग ने किया कॉस्टा इक्वल टू 1,
याद रखो। और सिंपल पेंडुलम ने में किया अपन ने साइन थीटा इक्वल टू थीटा, अगर इक्वेट करूंगा तो टाउ का फॉर्मूला क्या आएगा, म्यू बी थीटा। क्लियर है पक्का। ये पूरा डेरिवेशन एज इट इज आपको टेक्स्ट बुक में नहीं है, टेक्स्ट बुक में डायरेक्टली यहाँ पे जम मारा है, यहाँ पे भी नहीं जम मारा है, डायरेक्टली यहाँ पे जम मारा है, तो आपको ये पूरा पता होना चाहिए, उसके बाद ही आगे का कर सकते। क्लियर है क्या। पहले डायग्राम छाप लो फटाफट, पॉज करके छाप लिया आपने तो लिखो वहाँ पे, कंसिडर consider a bar magnet, consider a bar magnet of magnetic length 2L, of magnetic length 2L, and pole strength small m, and pole strength small m. Let it be placed in a uniform magnetic field B, uniform magnetic field B. Therefore B is magnetic field strength, therefore B is magnetic field strength. Okay, लिखा। Initially the magnet is parallel to the magnetic field, parallel to the magnetic field. If it is given certain deflection of theta, if it is given certain deflection of theta in anti-clockwise direction, हम लोग अभी इसको anti-clockwise direction में दे रहे हैं, in anti-clockwise direction, then a restoring force will apply on each of the pole, and each of the pole. On the north pole the restoring force will be in the same direction as that of magnetic field, and it is given by F equals to m into B. Similarly in the south pole, on the south pole of a magnet, the force will be in the opposite direction of the field, and it is given by F equals to m into B. लिखा। Since two equal and opposite forces are separated by distance d, perpendicular distance d, since two equal and opposite forces are separated by perpendicular distance d, it will give rise to a restoring torque। पूरा कॉपी कर लो, यहां से लेके यहां तक, लिखा। as we know that m into 2l equals to mu, that is magnetic dipole moment, therefore tau equals to m into 2l को लिखा mu, और ये b as it is और sin theta लिखा। as we know that for small value of theta sin theta equals to theta, as we know that for small value of theta sin theta equals to theta, therefore tau equals to क्या, mu into b, tau equals to mu into b into theta, tau equals to mu into b into theta। क्लियर है ये वाला पार्ट। आगे देखते हैं। मुझे बताओ टॉर्क का बेसिक फॉर्मूला क्या है। टॉर्क का बेसिक फॉर्मूला है I इंटू अल्फा, बराबर है। जहां पे I का नाम क्या रहेगा रे, I होगा क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ जो भी, मतलब बार मैग्नेट का बात करें तो बार मैग्नेट रहेगा, और अल्फा रहेगा उसका एंगुलर एक्सेलरेशन। तो मुझे बताओ ये अगर इक्वेट करूंगा, मुझे बताओ ये रिस्टोरिंग टॉर्क है तो यहाँ पे माइनस आएगा, बराबर है। तो मुझे बताओ यहाँ पे क्या आएगा, I इंटू अल्फा इक्वल टू माइनस, इधर नहीं लेंगे माइनस इधर लेंगे, म्यू इंटू बी इंटू थीटा। तो अल्फा का फॉर्मूला क्या है, माइनस म्यू बी अपॉन आई इंटू थीटा। क्लियर है पक्का। तो मुझे बताओ ये अल्फा है मतलब एंगुलर एक्सिलरेशन, थीटा मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। याद है मैंने कुछ बोला था, ओमेगा का फॉर्मूला था एंगुलर क्या, एक्सिलरेशन अपॉन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो मुझे बताओ यहाँ पे फॉर्मूला में क्या आएगा, म्यू बी अपॉन आई। क्लियर है, म्यू बी अपॉन आई। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला है 2 पाई अपॉन ओमेगा, ओमेगा का उल्टा, यहाँ पे ओमेगा ऊपर था, यहाँ पे ओमेगा नीचे था, तो ये भी उल्टा हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, इक्वल्स टू 2 पाई इंटू आई अपॉन म्यू इंटू बी। क्लियर है, ये किसका फॉर्मूला है, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम ने टाइम पीरियड ऑफ
बार मैग्नेट विच इज परफॉर्मिंग एंगुलर एक्सेशन। देखो आई अल्फा ये सब आ रहा है तो ये किसका बात है, एंगुलर एक्सेशन का। समझ में आ रहा है सबको। तो इसके बाद यहाँ तक अपन ने लिखा, उसके बाद लिखो एज वी नो दैट टाउ इक्वल्स टू आई इंटू अल्फा, टाउ इक्वल्स टू आई इंटू अल्फा, दिस टॉर्क शुड बी इक्वल टू रिस्टोरिंग टॉर्क, दिस टॉर्क शुड बी इक्वल टू रिस्टोरिंग टॉर्क, देयरफॉर आई इंटू अल्फा इक्वल्स टू माइनस म्यू बी टीटा, ये म्यू बी टीटा यहाँ से आए, आई इंटू अल्फा इक्वल्स टू माइनस म्यू बी टीटा, देयरफॉर अल्फा इक्वल्स टू माइनस म्यू बी अपॉन आई इंटू टीटा। लिखा ये वाला पार्ट, लिख लिया। अभी मेरे को पता है अल्फा अपॉन टीटा क्या होता है, एंगुलर एक्सीलरेशन अपॉन एंगुलर एक्सीलरेशन अपॉन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये लिख लिया अपन ने। उसके बाद मुझे बताओ कि ओमेगा का फॉर्मूला क्या रहेगा। ओमेगा हम लोगों ने लिखा है अंडर रूट ऑफ एंगुलर एक्सीलरेशन अपॉन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये मैंने इसके पहले वाले इसमें डिस्कस किया है, मैंने कहाँ पे, अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने जो एंगुलर एसएचएम का जो पार्ट था उसमें मैंने ये पार्ट डिस्कस किया है। एक सेकेंड ना, उसमें ये पार्ट डिस्कस किया है। तो उसके हिसाब से ओमेगा का फॉर्मूला क्या रहेगा, अंडर रूट ऑफ म्यू बी अपॉन आई, टी का फॉर्मूला 2 पाई अपॉन ओमेगा, ओमेगा नीचे आया तो ये भी उल्टा हो जाएगा, तो 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई अपॉन म्यू इंटू बी। क्लियर है सबको, ये वाला मेरा फाइनल फॉर्मूला है। हम लोग अभी न्यूमेरिकल पे बढ़ते हैं। सबको समझ में आ रहा है क्या क्या किया मैंने। पहले सबसे पहले बार मैग्नेट को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया टीटा, वो घुमा तो उसके ऊपर आया फोर्स, फोर्स आया तो आया टॉर्क, टॉर्क का फॉर्मूला आ गया म्यू बी टीटा, इसको इक्वेट किया आई इंटू अल्फा से और बाद में नॉर्मली सॉल्व किया। क्लियर है, हम लोग न्यूमेरिकल के ऊपर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर जो आई गेस 21-22 कुछ रहेगा शायद से, क्वेश्चन नंबर 21-22 के आसपास जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। मैं बताता हूँ पेज नंबर क्या है। टेक्स्ट बुक में अगर डायग्राम कुछ अलग रहेगा, थोड़ा बहुत चेंजेस रहेगा तो चेंजेस छोटे मोटे कर लो चेंजेस, बाकी कुछ चेंजेस नहीं है बड़े, बट अगर छोटे मोटे कुछ चेंजेस रहेंगे तो चेंजेस कर लो। नाम अलग अलग रहेगा तो नाम चेंजेस कर लो, बाकी कुछ करने का ज़रूरत नहीं मेरे हिसाब से। तो मैं क्वेश्चन पे आता हूँ। क्वेश्चन नंबर, एक सेकेंड मुझे देखने दो। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पे, तो क्वेश्चन नंबर 21 पे जाने के पहले मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि दो चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अभी क्वेश्चन नंबर 21, 22 और 23 में। 23 क्वेश्चन है ना, वो बहुत बहुत मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 23, 21 और 22 तो हो जाएगा, पर 23 बहुत थोड़ा सा बोलूँगा कि इंपॉर्टेंट, मार्क करो इसको। क्वेश्चन नंबर 21 पे जाते हैं, ध्यान दो उन्होंने क्या बोला है। और 20 सेंटीमीटर वाइड थिन सर्कुलर डिस्क, वाइड मतलब क्या, उसकी चौड़ाई, चौड़ाई मतलब उसको दिया है डायमीटर, तो डायमीटर मतलब क्या हुआ 20 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना रहेगा 10 सेंटीमीटर, मतलब क्या आएगा 10 इंटू 10⁻⁻² मीटर, मतलब आएगा 0.1 मीटर। आगे उन्होंने क्या बोला है, मास दिया है 200 ग्राम, मास दिया है 200 ग्राम, तो मास 200 ग्राम, मतलब 200 इंटू 10⁻³ kg, इसको ऐसे ही लिख दो, ऐसे ही रख दो। आगे रिजिड सपोर्ट फ्रॉम अ थिन मेटेलिक स्ट्रिंग बाय होल्डिंग अ रिम ऑफ अ डिस्क। रिम मतलब क्या होता है ना, रिम देखो ये जो पार्ट रहता है ना बाजू वाला साइड वाला, उसको बोलते रिम, उसको बोलते रिम। तो उन्होंने क्या बोला है कि मैंने रिम को बाय होल्डिंग द रिम ऑफ अ डिस्क द स्ट्रिंग इज ट्विस्टेड बाय 60 डिग्री, तो एंगल दिया है 60 डिग्री। एक चीज़ याद रखो, ये एंगल जो है वो साइन कॉस के अंदर नहीं, उसके बाहर है, तो ये एंगल जो रहेगा वो किस में रहेगा, रेडियन में रहेगा, तो क्या आएगा 60 इंटू π/180, तो आएगा π/3 रेडियन। क्लियर है क्या, हमेशा याद रखो ये टीटा को मतलब रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए। उसके बाद इट नाउ परफॉर्म्स एंगुलर एक्सेशन ऑफ पीरियड 1 सेकेंड, मतलब टाइम पीरियड दिया है कितना 1 सेकेंड, बराबर है। उसके बाद मुझे पूछा है उन्होंने कैलकुलेट द मैक्सिमम रिस्टोरिंग टॉर्क, उन्होंने पूछा है कैलकुलेट द मैक्सिमम रिस्टोरिंग टॉर्क। उसके बाद जनरेटेड इन द स्ट्रिंग अंडर अनडैम्प्ड कंडीशन, π² दिया है 31, ओके π² नहीं π³ की वैल्यू दी है 31। ध्यान दो, अभी अनडैम को भूल जाओ, डैम्पिंग अभी हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं ना वो अनडैम्ड ही है। अनडैम मतलब क्या, उनमें ऑसिलेशन करते रहेगा, उसको बोलते हैं अनडैम। डैम्पिंग मतलब क्या, थोड़ी देर के बाद ऑसिलेशन रुक जाता है तो उसको बोलते हैं डैम्पिंग। मतलब अगर मैंने ये मेरा एक सपोज पेंडुलम को मैंने ऐसे धक्का मारा तो ये स्लोली ऐसा रुक जाएगा, तो इसको बोलते हैं डैम्पिंग। बट अगर ये ऑसिलेट करते ही रहेगा तो उसको बोलते हैं अनडैम्प्ड। समझ में आ रहा है, तो हम लोग जो भी अभी ऑसिलेशन पढ़े वो अनडैम्प में था, इसके बाद जो भी हम लोग पढ़ेंगे वो डैम्पिंग में आएगा। तो डैम्पिंग वाला क्वेश्चन ये अनडैम्प्ड वाला ही क्वेश्चन है। उन्होंने पूछा मैक्सिमम टॉर्क पूछा है, बराबर है, तो उन्होंने क्वेश्चन में पूछा है
टाउ मैक्स क्या है। ये मुझे बताओ टाउ का फॉर्मूला क्या होता है रे, आई इंटू अल्फा। टाउ का फॉर्मूला क्या होता है, आई इंटू अल्फा, बराबर है। ये मुझे ही बताओ आई फॉर्मूला एम आर स्क्वायर बाई टू, क्योंकि डिस्क का बात कर रहा हूँ तो आई का फॉर्मूला तो एम आर स्क्वायर बाई टू रहेगा, तो आई मुझे पता है क्या आएगा, एम आर स्क्वायर बाई टू, बराबर है। ये वैल्यू इधर पुट कर दूंगा, बट अल्फा पता है क्या, नहीं। मुझे एक चीज़ पता है कि ओमेगा का फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ क्या, अल्फा अपॉन टीटा, बराबर है। बट ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होता है 2 पाई अपॉन टी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ अल्फा अपॉन टीटा, बराबर। टाइम पीरियड कितना दिया है, टाइम पीरियड दिया उन्होंने 1 सेकेंड दिए, तो यहाँ पे आएगा 2 पाई अपॉन 1 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ अल्फा अपॉन टीटा कितना दिया, पाई/3। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, अगर दोनों साइड पे स्क्वायर करूंगा तो 2 का बनेगा 4, पाई स्क्वायर बनेगा, इसका भी स्क्वायर करूंगा ना, पाई स्क्वायर इक्वल टू अल्फा अपॉन पाई/3। ये पाई/3 उधर बनेगा तो क्या आएगा, 4 पाई³ अपॉन 3 इक्वल टू अल्फा, बरोबर ना। देखो 4 पाई स्क्वायर इंटू पाई, पाई³ 3 एज इट इज यहाँ पे आ गया। ये हो गया अल्फा का वैल्यू। मुझे बताओ टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, आई इंटू अल्फा। ये आई कितना है, एम आर स्क्वायर बाई टू इंटू अल्फा, बराबर है। आई का फॉर्मूला एम आर स्क्वायर बाई टू इंटू अल्फा। अगर मैं सॉल्व करने जाता हूँ तो एम की वैल्यू कितनी है, एम की वैल्यू है 200 इंटू 10⁻³ आर की वैल्यू कितनी है 0.1, 0.1 मतलब 10⁻⁻1, 10⁻⁻1 का स्क्वायर 10⁻⁻2 इंटू अल्फा कितना है, अल्फा है 4 पाई³ अपॉन 3 अपॉन 2, ये 2 एज इट इज। देखो एम की वैल्यू लिखी, आर स्क्वायर की वैल्यू लिखी 10⁻⁻1 का स्क्वायर 10⁻², अल्फा 4 पाई³ अपॉन 3 लिखा, बराबर है। एक क्लियर है, डिस्क के देखो डिस्क के, इसके लिए ये लिख रहा हूं मैं, क्लियर है। अभी मुझे बताओ पाई³ की कुछ वैल्यू दी है, कितनी दी है 31, अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू है कितनी 31। तो अगर मैं पुट करता हूँ ये जाएगा, ये 100 जाएगा, ये 100 10⁻² और 10⁻⁻2 चला गया, बराबर है। ये मुझे बताओ कि ये 4 इंटू पाई³ अपॉन 3 इंटू 10⁻⁻3, अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो 4 पाई³ आता है 31, बराबर है, इंटू 4 31 दिया है देखो यहाँ पे, अपॉन 3 इंटू 10⁻⁻3। अगर ये सॉल्व करूंगा तो आएगा ये 4 3 12 12 और ये 124 इंटू 10⁻⁻3, बराबर है। अगर ये पूरा सॉल्व करूंगा तो फाइनल आंसर एज इट इज उतना ही आ रहा है 0.0413 न्यूटन मीटर। एक सेकेंड, 3 न्यूटन मीटर। क्लियर है क्या, पक्का। मैं वापस एक बार रिपीट करता हूँ क्वेश्चन को, क्या किया क्वेश्चन में, ध्यान दो। सबसे पहले उन्होंने डिस्क बोला है जिसका जो वाइडनेस है उसका 20 सेंटीमीटर। वाइडनेस मतलब दिया है डायमीटर, डायमीटर से मेरे को मिलेगा रेडियस हाफ करके, बराबर है। मास दिया गया है, मास कितना बोला 200 ग्राम दिया है, तो उसको लिखा 200 इंटू 10⁻³ kg में लिखा मैंने, बराबर है। उसको मैंने ट्विस्ट किया है कितने से 60 डिग्री एंगल से, तो एंगल हमेशा टीटा के अंदर रहेगा तो वो डिग्री में रहेगा, टीटा के बाहर रहेगा तो रेडियंस में रहेगा। तो 60 को अगर रेडियंस में कन्वर्ट किया तो पाई/3 आता है, बराबर है। टाइम पीरियड दिया 1 सेकेंड और उन्होंने बोला है पाई स्क्वायर की वैल्यू 31। उसके बाद उन्होंने पूछा मैक्सिमम टॉर्क कितना है, टॉर्क का फॉर्मूला है आई इंटू अल्फा, बराबर है। आई का फॉर्मूला एम आर स्क्वायर बाई टू, क्योंकि डिस्क का बात कर रहा हूं मैं, डिस्क ऐसे रोटेट होने वाली है, डायमीटर या फिर टेंजेंट टू रोटेट नहीं हो रही है, वो कैसे हो रही है ऐसे, मतलब सपोज अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे, सपोज ये बात कर रहा हूँ ऐसे डिस्क, और ये मेरा जो बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो ऐसे डिस्क रोटेट होगी, तो ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन हो गया। परपेंडिकुलर टू द प्लेन की बात कर रहा हूँ तो मुझे बताओ, अगर मैं परपेंडिकुलर टू द प्लेन, एक सेकेंड आप क्वेश्चन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन की बात करूंगा तो यहाँ पे एम आर स्क्वायर बाई टू आएगा। ओमेगा वैल्यू पता है मेरे को, ओमेगा थोड़ी देर पहले निकाला था, अंडर रूट ऑफ अल्फा अपॉन टीटा, बराबर है। अगर ओमेगा फॉर्मूला 2 पाई अपॉन टी था इक्वल टू अंडर रूट ऑफ अल्फा अपॉन टीटा, टाइम पीरियड दिया है 1, टीटा बोला है पाई/3। सॉल्व करूंगा, एज इट इज सॉल्व करते जा रहा हूँ, अल्फा की वैल्यू मिल जाती है। अल्फा को मैं बॉक्स करता, रुको, ये एम आर स्क्वायर बाई टू, ये वाला इंपॉर्टेंट है और ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों को इसमें सब्स्टिट्यूट किया, सॉल्व किया, आंसर मिल गया। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर कौन सा हुआ, 21 हो गया, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 के बाद क्वेश्चन नंबर 22 पे जाते हैं। 22 बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है एज सच। क्वेश्चन नंबर 22 पे जाते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ता हूँ मैं। फाइंड द नंबर ऑफ ऑसिलेशन परफॉर्म
फाइंड द नंबर ऑफ ऑसिलेशन परफॉर्म पर मिनट बोला है, पर मिनट, पर यूनिट नहीं, पर मिनट बोला। एक मिनट पहले रफ कर देते। एक्चुअली टेक्स्ट बुक अभी तक लिया नहीं है मैंने, तो मैं स्क्रीनशॉट से देख रहा हूँ क्वेश्चंस। लास्ट के 2 क्वेश्चन से फिर ऑसिलेशन का न्यूमेरिकल सारे खत्म हो जाते हैं, सिर्फ एक ही पार्ट बच जाता है, डैम्पिंग वाला पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ ऑसिलेशन परफॉर्म पर यूनिट पर मिनट बोला है बाय अ मैग्नेट इज वाइब्रेटिंग इन द प्लेन ऑफ यूनिफॉर्म फील्ड ऑफ, बोला है क्वेश्चन नंबर 22। उन्होंने बी बोला है कितना, 1.6 इंटू 10⁻⁻5 वेबर पर मीटर स्क्वायर, बराबर है। द मैग्नेट हैज़ अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब आई दिया है कितना, 3 × 10⁻⁻6 kg पर मीटर स्क्वायर। उसके बाद एक मिनट, kg पर नहीं रहेगा, kg मीटर स्क्वायर रहेगा, क्योंकि आई का बात करना mr स्क्वायर होता है फॉर्मूला, वो वहाँ पे टेक्स्ट बुक में चेंजेस कर दो, kg पर मीटर स्क्वायर नहीं, kg मीटर स्क्वायर है बाद में। एंड मैग्नेटिक मूवमेंट बोला है, मैग्नेटिक मूवमेंट बोला मतलब म्यू दिया है कितना, 3 एम्पियर मीटर स्क्वायर। पूछा क्या है, पूछा है उन्होंने कि फाइंड द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर मिनट। ए मुझे बताओ, हम लोग ने कुछ बात किया था ऑसिलेशंस पर सेकेंड का बात किया था सर्कुलर मोशन में, आरपीएस। तो आरपीएम को आरपीएस में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 60 किया था। तो मुझे बताओ आरपीएस को आरपीएम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 60। अगर सेकेंड टू मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो मल्टीप्लाई बाय क्या करूँगा, 60। मैं क्या बता रहा हूँ वापस सुनो, आरपीएम को आरपीएस में कन्वर्ट करना था तो मैंने मल्टी डिवाइड बाय क्या किया था, 60 किया था, बराबर है। अभी क्या करना है, उल्टा करना है मेरे को, जो भी आंसर आएगा फ्रीक्वेंसी, देखो नंबर ऑफ ऑसिलेशन बोला मतलब फ्रीक्वेंसी बोला, तो फ्रीक्वेंसी जो भी आएगा वो किस में आएगा, सेकंड में आएगा, पर सेकंड में आएगा। तो उसको पर सेकंड, देखो ना फ्रीक्वेंसी 1/t होता है ना, फ्रीक्वेंसी तो पर सेकेंड में आता है। तो अगर पर सेकेंड को पर मिनट में कन्वर्ट करने का रहेगा तो मैं, देखो मिनट टू सेकेंड में कन्वर्ट करना था वो नीचे, तो मैंने क्या किया था, मल्टीप्लाई बाय क्या किया था, 60। अभी सेकेंड टू मिनट करना है तो क्या करूँगा, सॉरी एक सेकेंड, डिवाइड बाय 60 किया था, डिवाइड बाय, इधर क्या करूँगा, मल्टीप्लाई बाय 60। तो आंसर जो भी आएगा वो सेकेंड्स में आएगा, पर यूनिट सेकेंड में आएगा, तो उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा मेरे को, पर यूनिट मिनट। अभी ध्यान दो, जो भी ऑसिलेशन पर यूनिट सेकेंड आता है हमेशा, देखो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, टाइम पीरियड का बेसिक फॉर्मूला क्या है, टाइम पीरियड का बेसिक फॉर्मूला है 2 पाई √ऑफ आई अपॉन म्यू बी, बराबर है। तो एन का फॉर्मूला क्या आता है, 1/t इक्वल्स टू, इसका उल्टा 1/2 पाई √ऑफ म्यू बी अपॉन आई, बराबर है। अगर मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूँ तो यहाँ पे आएगा 1/2 पाई इंटू √ऑफ, ए म्यू कितना है, म्यू दिया उन्होंने कितना, म्यू 3 दिया है, बी कितना दिया है 1.6 इंटू 10⁻⁻5 अपॉन अपॉन आई कितना दिया है 3 इंटू 10⁻⁻6, ये 3 गया, बराबर है। ये -6 ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे मैं ऐसे लिखूँ, -6 ऊपर जाएगा तो प्लस बनेगा, तो फॉर्मूला बनेगा 1/2 पाई √ऑफ 1.6 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 10⁻+6। अगर लिखता हो तो 1/2 पाई इंटू √ऑफ 1.6 इंटू 10⁻1, ये लिखूंगा 1/2 पाई √ऑफ, मुझे बताओ √ऑफ 1.6 इंटू 10⁻1, 16 बनता है, 16 का स्क्वायर रूट 4, बराबर है, 16 का स्क्वायर रूट 4, ये जाएगा 2 ज़ा, जाएगा 2/3.14। अगर 2/3.14 कर रहा हूँ मैं, एक मिनट देखता हूँ, हाँ और एक चीज़, ये जो आंसर आएगा पर ऑसिलेशन पर सेकेंड में आया, मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए ऑसिलेशंस पर मिनट। तो मैं क्या करूँगा, एन का जो फॉर्मूला रहेगा, ये स्मॉल एन मिला है, ये जो मिला है मेरे को स्मॉल एन, कैपिटल एन का फॉर्मूला क्या है, मेरे को कैपिटल एन पूछा है, जो ऑसिलेशन पर मिनट पूछा है। तो मुझे बताओ इसको क्या करूँगा, 2, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था, मल्टीप्लाइड में क्या करूँगा 60/3.14। अगर मैं करता हूँ, मैं अगर कैलकुलेशन इस पर कैलसी पे डायरेक्टली करता हूँ तो आपको तो लॉग टेबल से सॉल्व करना है, तो क्या आएगा देखते, 2 × 60 डिवाइडेड बाय पाई, आंसर आ रहा है 38.197। आंसर शायद से टेक्स्ट बुक में उतना ही है, शायद से 38.197। एक मिनट मेरे को देखने दो,
आंसर 38.19 ही है, पर ये किस में, ऑसिलेशन पर मिनट, ये पर सेकेंड में था, मल्टीप्लाई बाय 60 किया। क्लियर है क्या? मैं वापस एक बार रिपीट करता हूँ। बी की वैल्यू दी है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁵, आई दी गई है 3 इंटू 10⁻⁻⁶ kg मीटर स्क्वायर, बराबर है। म्यू दिया है 3 एम्पियर मीटर स्क्वायर। बाद में म्यू मतलब क्या, ये मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। मेरे को पूछा है नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर मिनट पूछा गया है। मेरे को टाइम पीरियड से जो मिलेगा, टाइम पीरियड का इन्वर्स करके मिलेगा, वो रहेगा नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड मिलेगा। तो मुझे उसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 60 करना पड़ेगा। अभी याद है क्या, आरपीएम को आरपीएस, रिवॉल्यूशन पर मिनट को रिवॉल्यूशन पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 60 किया था। इधर उल्टा करने का, सेकंड टू मिनट करना है, तो मल्टीप्लाई बाय क्या किया, 60। सॉल्व किया मैंने डायरेक्टली, और यहाँ पे आने के बाद ये आया था ऑसिलेशन पर सेकंड। याद रखो प्लीज, यहाँ पे मिस्टेक मत करना। क्वेश्चन में क्या पूछा है, ऑसिलेशन पर मिनट पूछा है। आपको जो आएगा वो ऑसिलेशन पर सेकेंड आया, मिनट टू सेकेंड किया था तभी डिवाइड बाय 60 किया था मैंने, आरपीएम टू आरपीएस। और ये हुआ है किसमें मालूम है, अपना सर्कुलर मोशन में हुआ है। अभी मेरे को बताओ, आरपीएस टू आरपीएम में कन्वर्ट करने का रहेगा तो क्या करें, मतलब ऑसिलेशन पर सेकंड टू ऑसिलेशन पर मिनट, तो मल्टीप्लाई क्या किया मैंने, 60 किया। कुछ ऐसा एक्स्ट्रॉर्डिनरी, कुछ फंडा वाला क्वेश्चन नहीं, एकदम बेसिक क्वेश्चन है। सिर्फ याद रखो कन्वर्जन क्या करना है। क्लियर है क्या? ये होने के बाद ओके, और एक चीज़ बताऊंगा मैं, वो वेबर पर मीटर स्क्वायर है, उसके बदले टेस्ला भी लिखा रहेगा ना, तो भी वो बी ही रहेगा। कभी कभी वो जानबूझ के उन्होंने टेस्ला लिखेंगे, वेबर पर मीटर स्क्वायर इज नथिंग बट टेस्ला। तो अगर उन्होंने टेस्ला भी लिखा ना वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के यहाँ पे, जो 1.6 इंटू 10⁻⁵ जो था, उसकी जगह पे उन्होंने टेस्ला भी लिखा, तो भी ऐसा कंफ्यूज नहीं होना कि क्या करना है, कैसे करना है, वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। फिर शायद से आपका गलत हो सकता है, फिर वहाँ पे गलत आ सकता है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को मार्क करो एज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं जेडब्ल्यू नीट पैटर्न में। तो जेडब्ल्यू नीट पैटर्न का ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या किया मतलब उन्होंने, 11th और 12th को क्लब किया गया। 11th का जो हम लोगों का एक सेकंड है, मेरे को पानी पीने दे, एक सेकंड। जो हमारा 11th का सूडो फोर्स वाला पार्ट है, उसको कंपेयर किया उन्होंने अपना इसके साथ, नाम क्या अपना, ऑसिलेशन के साथ कंपेयर किया। देखते क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, देखते, ध्यान दो अभी यहाँ पे। क्वेश्चन में क्या बोला उन्होंने, सबसे पहले उन्होंने बोला है अ वुडन ब्लॉक ऑफ मास m इज केप्ट ऑन अ पिस्टन दैट कैन परफॉर्म वर्टिकल वाइब्रेशन ऑफ एडजस्टेबल फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड। उसको एडजस्टेबल फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड को भूल जाओ फिलहाल के लिए। याद है हम लोगों ने ये किया है किसमें में, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में। पिस्टन है और यहाँ पे एक वुडन ब्लॉक रखा है, सिलेंडर पिस्टन, बराबर है, वुडन ब्लॉक रखा है, जिसका मास कितना है, इसका मास कितना है, m। ओके, अभी उन्होंने क्या बोला आगे, ड्यूरिंग वाइब्रेशन वी डोंट वांट द ब्लॉक टू लीव द कॉन्टैक्ट, मतलब ये ब्लॉक का और इसका कॉन्टैक्ट नहीं टूटना चाहिए, बराबर है। हाउ मच मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज पॉसिबल इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज रेस्ट्रिक्टेड टू 25 सेंटीमीटर, मतलब एम्पलीट्यूड दिया है कितना, 25 सेंटीमीटर, मतलब 25 इंटू 10⁻⁻² मीटर। आगे उन्होंने क्या बोला है, इन दिस केस हाउ मच इज द एनर्जी। ओके, फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी पूछा मैंने, एन मैक्स पूछा है, और एक चीज़ पूछा उन्होंने, एनर्जी पर यूनिट मास पूछा है, तो ई पर यूनिट मास पूछा है। ये दो चीज़ें पूछी गई। अभी ध्यान दो, एकदम मस्त क्वेश्चन है यहाँ पे, ध्यान दो यहाँ पे। तो सबसे पहले मुझे बताओ कि ब्लॉक क्या करेगा, ब्लॉक वाइब्रेशन करेगा, ब्लॉक नहीं सॉरी, पिस्टन वाइब्रेशन करेगा। ये याद है लिफ्ट वाला केस, लिफ्ट वाले केस में ना क्या हुआ था मालूम है, बंदा था, जब लिफ्ट ऊपर जाता था तभी कुछ टेंशन ही नहीं था। क्यों मालूम है, क्योंकि बंदा ऐसे खड़ा था, एक्सीलेट ऊपर हो रहा था, तो ये एक्सीलेटेड फ्रेम हुआ, तो सूडो एक्सीलरेशन नीचे, वेट नीचे, तो नेट एक्सीलरेशन जो था वो था mg प्लस ma। याद है क्या? अभी इसके बाद हम लोगों ने केस डिस्कस किया था, कौन सा, इसके बाद हम लोगों ने केस डिस्कस किया था जहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे कि बॉडी नीचे आ रहा है, मतलब ये पूरा का पूरा जो नाम क्या अपना लिफ्ट है वो नीचे की तरफ आ रहा है। नीचे की तरफ अगर एक्ट होगा ये, तो सूडो एक्सीलरेशन क्या होता है, ये सूडो ऑपोजिट में एक्ट होता है, बराबर। ये हुआ है यार, प्लीज़ ये मैं अभी डिस्कस नहीं करूँगा, मैं इन शॉर्ट डिस्कस कर रहा हूँ। अगर लिफ्ट का एक्सीलरेशन नीचे रहेगा तो सूडो एक्सीलरेशन कहाँ पे रहेगा, ऊपर रहेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, mg माइनस ma। क्लियर है? ये अभी मुझे बताओ, सपोज
ये एक्सीलरेशन अगर बढ़ा रहेगा तो नेट फोर्स क्या रहेगा, माइनस में आएगा। ए नेट फोर्स माइनस, बॉडी नीचे जा रहा है, नेट फोर्स माइनस है मतलब कहाँ पे जाएगा, ऊपर जाएगा। देखो ऐसा मत कंसीडर करो ऊपर मतलब पॉजिटिव, नीचे मतलब नेगेटिव। अभी मेरे को बताओ बॉडी कहाँ पे जा रहा है, नीचे। अगर बॉडी नीचे जा रहा है तो नीचे को अगर मैंने पॉजिटिव किया तो ऊपर को क्या कंसिडर करूंगा, नेगेटिव, मोशन के हिसाब से। तो मुझे बताओ अगर ये एक्सीलरेशन बढ़ जाएगा, अगर ये एक्सीलरेशन बढ़ जाएगा और ये जी से भी बढ़ा रहेगा, मतलब अगर मैं यहाँ पे एम जी माइनस एम ए, तो ये एम ए वाला पार्ट ये और बढ़ गया ऐसे कि एम जी से भी बढ़ गया, तो इसका मतलब ऊपर का एक्सीलरेशन, ऊपर का फोर्स बढ़ा है, नीचे का फोर्स क्या है, कम है। इसका मतलब मेरा बॉडी कहाँ पे जाएगा, ऊपर जाएगा, मतलब ये बॉडी का कॉन्टैक्ट टूटेगा इससे। इसका मतलब क्या है रे, एम जी माइनस एम ए, ये ऊपर का केस, जब बॉडी ऊपर जा रहा था उसका तो इधर प्लस हो रहा था, उसका टेंशन ही नहीं था। बट जब बॉडी नीचे जाता है, मतलब लिफ्ट नीचे जाता है, तो बॉडी के ऊपर क्या एक्ट होता है, सूडो एक्सीलरेशन। सूडो एक्सीलरेशन कहाँ पे एक्ट होता है, ऊपर के डायरेक्शन में। देखो ऊपर के डायरेक्शन में एक्ट हुआ। अभी अगर ये एक्सीलरेशन कम रहेगा, टेंशन ही नहीं, कॉन्टैक्ट टूटेगा ही नहीं, क्योंकि एम जी बड़ा है, एम ए छोटा है। अभी क्या होगा उनमें, एक पॉइंट रीच करेगा जहाँ पे एम ए बढ़ जाएगा। एम ए ऐसी कंडीशन पे बढ़ गया जहाँ पे एम ए बढ़ गया, एम ए का वैल्यू ज़्यादा है और एम जी का वैल्यू छोटा है। इसका मतलब ये छोटा है और ये बड़ा है, तो नेट फोर्स जो रहेगा वो नेगेटिव रहेगा। मेरा मोशन यहाँ पे जा रहा है और नेगेटिव फोर्स मतलब बॉडी कहाँ पे जाएगा, अभी ऊपर के डायरेक्शन में जाएगा। क्लियर है, मतलब बॉडी का कॉन्टैक्ट टूटेगा। अभी मुझे बताओ कॉन्टैक्ट नहीं टूटने के लिए क्या करना पड़ेगा। अगर ये छोटा था, बराबर है, और ये बड़ा था, तो फिर टेंशन ही नहीं था, कॉन्टैक्ट टूटने ही नहीं वाला, क्योंकि नेट फोर्स कहाँ पे रहेगा, नीचे, बॉडी भी नीचे जा रहा है, तो नेट फोर्स नीचे, बॉडी भी नीचे, तो मेरा कॉन्टैक्ट टूटेगा क्या, नहीं। हाँ वेटलेसनेस कंडीशन आएगा, थोड़ा सा पार्शियल वेटलेसनेस आएगा, बट मुझे बताओ कॉन्टैक्ट टूटेगा क्या, नहीं। अभी बताओ अगर ये बढ़ गया और ये कम हो गया, अभी क्या होगा, अभी कॉन्टैक्ट टूटेगा, क्योंकि एम ए बढ़ गया, एम जी बढ़ गया, मेरा बॉडी का मोशन नीचे के डायरेक्शन में, नेट फोर्स ऊपर के डायरेक्शन में, तो मुझे बताओ मेरे बॉडी का कॉन्टैक्ट टूटेगा। अभी कॉन्टैक्ट जस्ट टूटना नहीं, मतलब बोलते ना कि ऐसा कंडीशन रीच करना चाहिए कि मेरा बॉडी का कॉन्टैक्ट नहीं टूटना चाहिए, ऐसा एक मैक्सिमम कंडीशन कभी रहेगा जब नेट फोर्स कितना रहेगा, जीरो। ये नेट फोर्स जीरो रहेगा तो क्या होगा रे, मेरे को बताओ। ये एम जी माइनस एम ए पॉजिटिव था तो अभी तो कॉन्टैक्ट टूटने का सवाल ही नहीं था। एम जी माइनस एम ए अगर नेगेटिव था तो टूटने वाला ही था। तो अगर मैं वो कंडीशन पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में अगर जीरो पे पहुंचता हूँ तो वहाँ पे क्या आएगा, अगर फोर्स, नेट फोर्स नेगेटिव में जा रहा है तो कॉन्टैक्ट टूटेगा, नेट फोर्स अगर पॉजिटिव में जा रहा है तो कॉन्टैक्ट नहीं टूटेगा। मतलब जीरो पे मेरा क्या रहेगा, एक ऐसा पॉइंट रीच करेगा जहाँ पे मैं थोड़ा सा भी फोर्स बढ़ाता हूँ नेगेटिव में तो मेरा कॉन्टैक्ट टूटेगा, थोड़ा सा भी फोर्स अगर बढ़ाता हूँ पॉजिटिव में तो मेरा कॉन्टैक्ट रहेगा। इसका मतलब क्या है, एम जी माइनस एम ए अगर रहेगा तो एम जी इक्वल टू क्या बनेगा, एम ए एम एम कैंसिल, तो जी इक्वल टू क्या आएगा, ए। क्लियर है, तो कॉन्टैक्ट नहीं टूटने के लिए कंडीशन क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी शुड बी इक्वल टू क्या, शुड बी इक्वल टू ए। कॉन्टैक्ट कभी नहीं टूटना चाहिए ना, उसके लिए क्या कंडीशन है, ए शुड बी लेस देन जी, तभी तो कॉन्टैक्ट टूटने का ही नहीं रहेगा, तो ए शुड बी लेस देन जी, कॉन्टैक्ट टूटेगा ही नहीं। अगर ए इज ग्रेटर देन जी तो कॉन्टैक्ट टूटेगा, बट ए इक्वल टू जी रहेगा, यहाँ पे मैक्सिमम वाइब्रेशन होगा बट कॉन्टैक्ट टूटेगा नहीं। इसके बाद अगर ये कंडीशन पुट करेगा तो कॉन्टैक्ट टूटने वाला है, अगर ये कंडीशन पे पुट करेगा तो कॉन्टैक्ट टूटेगा नहीं, बट ये कंडीशन पे क्या होगा, जस्ट एक पॉइंट रीच किया जहाँ पे कॉन्टैक्ट टूट भी सकता है अगर थोड़ा सा भी एक्सेलेरेशन बढ़ा है, और अगर थोड़ा एक्सेलेरेशन कम भी किया तो भी टूटेगा नहीं। समझ में आ रहा है क्या, तो अगर मैं वो पॉइंट इसी केस में डिस्कस करता हूँ तो मुझे बताओ मेरा पिस्टन मूव कर रहा है ऊपर नीचे, पिस्टन मतलब क्या हो गया, लिफ्ट, और ये ब्लॉक मतलब क्या हो गया, अंदर का मास। तो सेम केस हुआ ना, देखो ये पिस्टन नीचे जा रहा है, अगर नीचे जा रहा है तो ये देखो ऐसे होता है, देखो अगर मैं इसको सपोज ये वर्टिकल डायरेक्शन में ऐसा है, तो अगर मैं फटाक से हाथ नीचे लेता हूँ तो ये नीचे गिरता है, देखो ये फटाक से हाथ अगर मैं नीचे लेता हूँ तो ये नीचे गिरता है। बट अगर मैं स्लोली नीचे जा रहा हूँ इसे तो कॉन्टैक्ट टूट रहा है क्या, नहीं। बट अगर फटक से हाथ नीचे लेता हूँ तो टूटता है। समझ में आ रहा है क्या, तो मैक्सिमम कंडीशन पे पहुंचना है जहाँ पे मेरा कॉन्टैक्ट टूटना नहीं चाहिए, ये पूछा गया क्वेश्चन में। क्लियर है कि मैं क्वेश्चन वापस एक बार रिपीट करता हूँ। क्वेश्चन में ये हम लोग ने ये बताया, बोला गया कि a wooden block of mass m is kept on a piston that can perform vertical vibration and adjustable frequency and amplitude. During vibration we don't want the block to leave the contact, ये मैंने how much frequency, maximum frequency पूछा गया। तो अभी देखते हैं, मैंने कंडीशन समझा ना, तो कंडीशन आपको लिखना है क्या, अगर ए लेस देन जी रहेगा तो कॉन्टैक्ट टूटेगा नहीं, ए ग्रेटर देन जी रहेगा तो कॉन्टैक्ट टूटेगा, ए इक्वल टू जी रहेगा, ए इक्वल टू जी रहेगा तो वहाँ पे मैक्सिमम
फ्रीक्वेंसी को रीच करेगा जहाँ पे कॉन्टैक्ट विल नॉट ब्रेक। बराबर है। अभी मुझे बताओ, ये हो गया एक्सीलरेशन। अभी एक चीज़ मुझे पता है कि ए इक्वल टू जी होने के बाद उन्होंने जी का वैल्यू दिया, जी का वैल्यू दिया पाई स्क्वायर, बराबर है। जी का वैल्यू दिया उन्होंने पाई स्क्वायर विच इज़ नथिंग बट 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पहले पूछा फ्रीक्वेंसी, ये पहले फ्रीक्वेंसी पूछा गया है तो मुझे बताओ एक्सीलरेशन मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या रहता है, ये होता है जी, बराबर है। बट एक्सीलरेशन का फॉर्मूला है ओमेगा स्क्वायर इंटू ए। देखो ना, ए का फॉर्मूला ओमेगा इंटू ए, ओमेगा स्क्वायर इंटू ए, ये फॉर्मूला था तो वही लिख दिया मैंने यहाँ पे। तो ओमेगा स्क्वायर इंटू ए बराबर है ओमेगा फॉर्मूला 2 पाई एन, सॉरी 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 2 पाई एन का स्क्वायर इंटू ए इक्वल टू जी, बराबर है। ए 2 पाई एन का स्क्वायर मतलब क्या आएगा 4 पाई स्क्वायर। एन स्क्वायर कितना है, एन पूछा है, एन स्क्वायर इंटू ए कितना है रे 25 सेंटीमीटर, मतलब क्या आएगा 25 इंटू 10⁻²। ए 25 इंटू 4 100, 100 और 10⁻² जाएगा, कितना आएगा 25 4 और 10⁻² गया। देखो ना 25 इंटू 4 100 और 10⁻² गया। पाई स्क्वायर और जी गया क्योंकि दिया है उन्होंने, पाई स्क्वायर इक्वल टू जी दिया है देखो, बराबर है। तो एन स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा 1, तो एन कितना आएगा 1 पर सेकेंड। पर सेकेंड में दिया है ना, हाँ पर सेकेंड में दिया है। समझ में आ रहा है क्या? पक्का? आगे वाले पार्ट में डिस्कस करते बाद में मैं डायरेक्टली एक बार पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ तक आपको समझ में आया? उन्होंने पूछा एनर्जी पर यूनिट मास पूछा है, तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए, बराबर है। ये मुझे बताओ ई बाय एम पूछा है तो आएगा हाफ, ओमेगा रहता है 2 पाई एन का स्क्वायर इंटू ए, बराबर है। ये आएगा 1/2 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर ए वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो। अभी मैं सॉल्व करते नहीं बैठूंगा। वैल्यू देखो, एनर्जी पर यूनिट मास है। ये मुझे बताओ एनर्जी मतलब जूल, मास मतलब केजी, तो इसका यूनिट क्या रहेगा जूल पर केजी। क्लियर है? मैं आपको बताता हूँ कि लेक्चर थोड़ा आगे बढ़ रहा है 1 घंटे के ऊपर, मेरे को थोड़ा डाउट आ रहा है कि रिकॉर्डिंग रुक ना जाए, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट में खत्म कर रहा हूँ। तो ये वाला पार्ट समझ में आया? ये वाला पार्ट में डायरेक्टली वैल्यू पुट करना है, ए की वैल्यू पुट करनी है, एन की वैल्यू यहाँ से पुट करनी है और वैल्यूज पुट करके सॉल्व करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। मैं वापस बताता हूँ, एक पिस्टन अरेंजमेंट दिया है, पिस्टन सिलेंडर है जिसके ऊपर ब्लॉक रखा है और वो पिस्टन ऐसे में ऊपर नीचे वर्टिकल ऑसिलेशन कर रहा है, जहाँ पे मेरे ब्लॉक मतलब एक मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मतलब मैक्सिमम ऑसिलेशन कितना करेगा, जहाँ पे मेरा ब्लॉक ने कॉन्टैक्ट टूटना नहीं चाहिए किसको, पिस्टन के साथ। अभी एम्पलीट्यूड बोला है 25 सेंटीमीटर बोला है, वो निकाला। पूछा है एन मैक्स और ई बाय एम पूछा है। अभी मैंने 3 कंडीशन रीच की, 3 कंडीशन जहाँ पे ब्लॉक कॉन्टैक्ट नहीं टूटना चाहिए। ऐसा कंडीशन कभी रहेगा जब एक्सीलरेशन इक्वल टू एक्सीलरेशन ऑफ दी दिस पिस्टन शुड बी इक्वल टू ग्रेविटी। मैंने जो तीनों केस डिस्कस किए लिफ्ट के केस में, वो लिख के निकालो तुम लोग। मैंने जैसे डिस्कस किए वैसे आप भी साइड बाई साइड लिखो। अभी इधर पूरा टाइम नहीं, मतलब इधर पूरा मैं घिचमिट नहीं कर सकता, इसलिए आपको बराबर से लिखना है। किस में? आपके नोट्स में बराबर से लिखना है और बाद में ये कंक्लूजन पे आओ। डायरेक्टली प्लीज कंक्लूजन में मत आओ। तो ए इक्वल टू जी when then maximum frequency is reached when contact will not break। g equals to pi square equal to 10 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन a max equal to g, यहाँ से मिल गया। ए का फॉर्मूला क्या है ओमेगा स्क्वायर इंटू ए, अपना फॉर्मूला ऑसिलेशन का। ओमेगा 2 पाई एन का स्क्वायर इंटू ए इक्वल टू जी, ये आएगा 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर लिखा इंटू ए इंटू जी, सॉल्व किया, एन का वैल्यू 1 सेकेंड है। ई का फॉर्मूला हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए पूछा है, ई बाय एम पूछा है, एनर्जी पर यूनिट मास पूछा गया है, बराबर है। ई बाय मतलब एम को नीचे है तो हाफ 2 पाई एन का स्क्वायर इंटू ए, तो आएगा हाफ 4 पाई स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर इंटू ए। वैल्यूज पुट करो, सॉल्व करो, आंसर मिल जाएगा। क्लियर है क्या? आई होप आपको लेक्चर बराबर समझा रहेगा। अगर लेक्चर पसंद आया रहेगा और समझा रहेगा, कुछ डाउट रहेगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे मेंशन करो। मैं वापस एक बार बोलूँगा, बच्चे लोग प्लीज़ ब्लाइंडली मत चीज़ों को एक्सेप्ट करो। मैंने जो एक्सप्लेनेशन दिया वो लिख के निकालो बाजू में। आपको एग्जाम में पूछने नहीं मिलने, एग्जाम में ये लिखना है बस, बट वो भी लिख के रखो आपके बेनिफिट के लिए। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। हम लोगों ने आज के लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया क्या क्या। पहले तो एंगुलर रेसिस्टेंस, बाद में 12 मैग्नेट का केस डिस्कस किया, उसके बाद 3 न्यूमेरिकल डिस्कस किए। कुछ भी डाउट रहेगा तो प्लीज़ पूछो इसके कमेंट सेक्शन में। अगले लेक्चर में मिलेंगे विद डैम्प ऑसिलेशन। ये अपना लास्ट पार्ट रहेगा, लास्ट लेक्चर रहेगा। कल का लेक्चर जो रहेगा, जो लास्ट लेक्चर रहेगा अपना ऑसिलेशन सीरीज़ का, वह बाद में ऑसिलेशन खत्म हो जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा और यहाँ तक अगर वीडियो को देखा रहेगा तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद न्यू वीडियो ऑफ डैम्प ऑसिलेशन। टिल देन बाय बाय।